गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। उत्तराखंड यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन और इसका यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड मेंस 2026 में रिलेवेंस को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑल डायमेंशंस रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है इसके अराउंड, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स, पीटी में इसके क्या क्वेश्चंस बनने की संभावना है, मेंस में इससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे डायमेंशंस, प्रोज कॉन्स, डिफरेंट कमिटी रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड, हर पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप होलिस्टिक डिस्कशन रिलेटेड टू यूसीसी। आप इसके नोट्स ले लेना, मैं टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगी। हाँ, इसके बाद अब कहीं और से कोई और मटेरियल या फिर कोई एकदम से सुपर नेचुरल आर्गुमेंट आ जाए कि एक आध लाइन ऐड कर दो, वो नहीं करना है। यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, एक जगह से ले लिया एंड आपको मगअप एंड रिटेंशन एंड प्रोसेसिंग एंड रिलेटिंग पे फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं यूसीसी? क्योंकि उत्तराखंड ने यूसीसी इंप्लीमेंट किया, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। सो क्यों ये यूसीसी नेशनल इशू बन गया, नेशनल डिबेट हो रहा है इस पे? क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है एंड ऑपरेशनलाइज किया है बाय पासिंग इट्स ऑन स्टेट लेवल यूसीसी एंड बाय पासिंग इट्स ऑन स्टेट लेवल यूसीसी। अपने स्टेट में लॉ पास करने के बाद उत्तराखंड हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू डू सो। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, ऑपरेशनलाइज किया है। नाउ ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी यूसीसी की बात होगी आर्टिकल 44 आपके माइंड में, सपने में भी होना चाहिए। आर्टिकल 44 क्या कहता है? द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य जो है अपने सिटीजन्स को पूरे देश के किसी भी कोने में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करेगा। हालांकि ये नॉन जस्टिसेबल है, राइट? नाउ अब ये क्योंकि उत्तराखंड ने अपना फर्स्ट यूसीसी पास कर दिया है और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, अब इससे एक नया डिबेट ओपन हो गया है कि क्या हमें एक सेंट्रल यूसीसी का वेट करना चाहिए या फिर स्टेट्स अपने अपने यूसीसी पास कर लें। अगर हर स्टेट भी अपना अपना यूसीसी पास कर लेता तो भी हमें हर राज्य में यूसीसी तो देखने को मिल जाएगा। हालांकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी वहाँ पे, बट स्टिल हमें देखने को मिल जाएगा। सो नया डिबेट ये है, एक नेशनल डिबेट, की क्या यूसीसी स्टेट्स, सेंटर एक यूनिफॉर्म यूसीसी ले आए या फिर ग्रेजुअली स्टेट्स अपने अपने यूसीसी पास कर लें। ये पहला डिबेट है। अगेन दूसरा जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड, कि क्या स्टेट्स का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि वो अपना यूसीसी पास कर सकते हैं? क्या स्टेट्स के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन से बैकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर है कि क्या वो अपना यूसीसी पास कर सकते हैं? हम देखेंगे अभी ये सारी चीज़ें, ये आपके पीटी में पूछा जा सकता है। अगेन यहाँ पे जेंडर जस्टिस और कल्चरल ऑटोनॉमी के बीच का कैसे हम बैलेंस बना पाते हैं, इसका भी टेस्ट है जब हम यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। एंड अगेन लास्टली उत्तराखंड का जो यूसीसी है ये बाकी स्टेट्स के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक मॉडल की तरह काम कर सकती है, राइट? सो अगर हम यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ ये एक स्टेट लॉ नहीं है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस जो है एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे आपका फंडामेंटल राइट्स भी है, ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, साथ में साथ आपका डीपीएसपी है, इसके बाद आपका सेक्युलरिज्म का प्रोविजन है, अगेन यहाँ पे फेडरलिज्म का इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारे प्रोविजन जो है एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब का इंटरसेक्शन है यूसीसी। तो कभी भी आपसे पीटी, अभी हम देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, कभी भी इस तरह के सवाल पूछे जाए कि एग्जैक्टली 44 के अंदर डायरेक्टिव है स्टेट को, लेकिन कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेट कर सकते हैं,
तो सिर्फ 44 पे आप स्टैग्नेंट मत रहिएगा, अभी हम देखेंगे ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं हमारे, पर्सनल मैटर्स में क्या क्या आता है, मैरिज आ जाता है, डिवोर्स आ जाता है, उसके बाद क्या आएगा बताइए, इनहेरिटेंस आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जब डिवोर्स होगी मेंटेनेंस की बात होगी, इनहेरिटेंस, मैरिज है, अडॉप्शन की भी बात हो जाएगी, जब अडॉप्शन होगी गार्डियनशिप की बात हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को, ये जो पर्सनल मैटर्स है, इनको एक कॉमन सेट ऑफ सिविल कोड बना देने की बात करता है यूसीसी कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो पर्सनल मैटर्स है इनको एक लॉ, एक कोड से गाइड किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ योर सिटीजन्स। आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप एक ही कोड से, एक ही लॉ से आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, आपके पर्सनल मैटर्स एक लॉ से यूनिफॉर्मली रेगुलेट की जाएंगे। दिस इज बेसिकली यूसीसी। अभी के हालात की बात करें तो करेंटली इंडिया में ये जो पर्सनल मैटर्स हैं ये रेगुलेट हो जाए, ये रिलीजन स्पेसिफिक है। रिलीजन स्पेसिफिक माने कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज देखने को मिलते हैं। हिंदू का हिंदू पर्सनल लॉज है, मुस्लिम के अपने हैं, क्रिश्चियंस के अपने हैं, पारसी के अपने हैं। अब यूसीसी क्या करता है, यूसीसी कहता है कि ये जो अलग अलग पर्सनल लॉज है, रिलीजन स्पेसिफिक पर्सनल लॉज है, इनको हम रिप्लेस कर देंगे विथ सिंगल रिलीजन न्यूट्रल सिविल फ्रेमवर्क के साथ। जो मल्टीपल रिलीजन स्पेसिफिक पर्सनल लॉज है उसको रिप्लेस कर देना है रिलीजन न्यूट्रल सिंगल सिविल फ्रेमवर्क के साथ। ये बात करता है यूसीसी। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, प्राइमरीली आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डायरेक्ट्स द स्टेट दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी कोने में चाहिए चले जाइए, इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोने में चले जाइए, आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच यू विल बी गवर्न बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। सो अगर आपको वन लाइन, ये तो हमने कंसेप्ट समझा, इतना तो आप डिफाइन करने चलेंगे तो 100 वर्ड ऐसे ही आपके निकल जाएंगे। सो वन लाइनर डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी वन लाइनर डिफिनेशन प्रिपेयर किया है तो स्टिक विद दैट। नहीं किया है तो यू कैन राइट कि यूसी एक प्रपोजल है। यूसीसी क्या है, एक प्रपोजल है जहाँ पे हम एक जो पर्सनल मैटर्स हैं सिटीजन्स के, पर्सनल मैटर्स है सिटीजन्स को, उसके लिए हम एक कॉमन लॉ इनैक्ट करने की बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेरे सिटीजन, हमारे सिटीजन्स के क्या रिलीजन है, उनके पर्सनल मैटर्स को गवर्न करने के लिए कॉमन लॉ, कॉमन सिविल लॉ इनैक्ट करने की बात करते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन सिविल राइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू इंश्योर इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए जब हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को तो हम उसमें दो चीजें लिखते हैं कि ये क्या है, व्हाट है क्या, और वाई मतलब ये इवेंचुअली ये करके हमें मिलेगा क्या। तो जब आप ये डिफिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों चीजें एड्रेस हो रही है। फर्स्ट पार्ट है कि सिविल लॉ क्या है, एक प्रपोजल है। प्रपोजल है किस चीज का प्रपोजल, कि हम एक कॉमन सिविल लॉ, कॉमन सिविल लॉ इनैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ये क्या होगा कि डिफरेंट पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर देगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, दूसरा पार्ट जो है ये वाई को एड्रेस करता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इंश्योर हो सके जब सिविल राइट्स की बात करते हैं। तो क्लियर है आपका यूसीसी क्या है। मेरी चाय हाथ में ठंडी हो रही है, एनीवे ठंडी हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व है इसमें। सो प्राइमरीली अगर हम बात करें तो हम बार बार करते हैं आर्टिकल 44 इसमें इन्वॉल्व है। याद रखेंगे आपको कुछ आर्टिकल्स बिल्कुल जबान पे होने चाहिए बाय वर्बाटिम, क्योंकि जब आर्टिकल 44 को भी आप अपने लैंग्वेज में लिखने लगते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर 5 वर्ड का ये आर्टिकल है, इसको आप जब अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करेंगे इसको 15-20 वर्ड्स का बना देंगे। सो कुछ आर्टिकल्स आपको पता है कि जब भी यूसीसी अगर पूछा जाएगा मुझे आर्टिकल 44 लिखना ही होगा, तो आप याद कर लीजिए दैट इज इट डायरेक्ट्स स्टेट्स टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 4 लाइन में 4 फ्रेजेस में खत्म हो जाता है।
राइट। सो लेकिन याद रखेंगे कि आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, इट इज बेसिकली ड्यूटी ऑफ द सेंटर, राइट, ये ड्यूटी है। सो हमने, एंड ये ड्यूटी कैसी है? बाइंडिंग नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंफर्ट पे रखा गया है कि जब भी स्टेट, व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेट, आई टॉक अबाउट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डिफिनेशन है, उस स्टेट की मैं बात कर रही हूँ कि जब भी स्टेट रेडी होगा इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, बहुत सारे मसले इन्वॉल्व हैं, राइट, तब जाके डीपीएसपीज के प्रोविजंस जो है इम्प्लीमेंट किए जाएं, राइट। सो एक तरफ तो हम कह रहे हैं जो एस्पिरेशन है आर्टिकल 44 का बहुत ही नोबल है, राइट, लेकिन दूसरी तरफ इन्फोर्सेबिलिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल 44 को ही डीपीएसपी में रखना एक तरह का स्ट्रक्चरल टेंशन क्रिएट करता है एस्पिरेशन एंड इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में। एस्पिरेशन, आर्टिकल 44 का जो वर्ड्स हैं, जो कमांड है, एस्पिरेशन है। इन्फोर्सेबिलिटी, क्योंकि हमने इसको डीपीएसपी में रख दिया, नॉन बाइंडिंग कर दिया, नॉन जस्टिफिएबल कर दिया, एट द कंफर्ट ऑफ द सेंटर कर दिया, सो इन्फोर्सेबिलिटी में हम थोड़े पीछे हो गए, लेकिन एस्पिरेशन हमारा बहुत हाई है। टेंशन देखिए, हम चाहते यहाँ है, लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो अपनी मर्जी से। अब 40, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 44 तो है ही, 44 इसका प्रिंसिपल ओरिजिन है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इन्वॉल्व है, तो आपको देखने हैं। बिसाइड्स आर्टिकल 44, डीपीएसपी का एक आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स आपके इन्वॉल्व है। और अभी हम जब देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट एक ग्रुप में आ करके यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स दूसरे ग्रुप में आकर के यूसीसी को अपोज कर रहे हैं। तो जो लोग यूसीसी के सपोर्टर्स हैं वो वन ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स को आर्ग्यू करते हैं, जो यूसीसी के अपोजर्स हैं वो दूसरे ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 14 हमारा क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कहता है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं जिसमें जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो प्रोपोनेंट्स है यूसीसी के, जो सपोर्ट करते हैं यूसीसी को, वो कहते हैं कि आर्टिकल जो पर्सनल लॉज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्टिकल 14 और 15 को वायोलेट कर रहा है, यानी आर्टिकल 14 एंड 15 को साइड किया जाता है व्हाइल डिस्कसिंग इन सपोर्ट ऑफ यूसीसी। अगेन आर्टिकल 21 की जब बात करें, राइट टू लाइफ जब था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब डिग्निटी जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड किया, यानी कहा कि राइट टू लाइफ कोई एनिमल एग्जिस्टेंस की बात नहीं है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। जब हमने डिग्निटी जूरिस्प्रूडेंस आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया तो यहाँ से भी जेंडर जस्टिस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलता है, और ये सपोर्ट करता है यूसीसी को। तो एक सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं जहाँ पे आपने आर्टिकल 14 देखा, 15 देखा, 21 देखा, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं यूसीसी को। तो तराजू के एक पलड़े पे हम इन सेट ऑफ आर्टिकल्स को प्लेस करेंगे। अब दूसरे सेट ऑफ आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही 25 to 28, जिसमें आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। यहाँ पे जब भी जो अपोनेंट्स है यूसीसी के, वो कहते हैं कि पर्सनल लॉज जो है वो रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी के पार्ट है। पर्सनल लॉज क्या है? रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जो हमें 25 से 28 के अंदर मिला है, उसके पार्ट है। सो यूसीसी अगर आता है तो ये वायोलेट करेगा आर्टिकल 25 to 28 के अंदर जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो। सो दूसरे पलड़े पे एक तराजू के बैलेंस के एक पलड़े पे 14, 15, 21 है। दूसरे पे हमारा आर्टिकल कौन से 25 to 28 आ जाते हैं, 25 to 28, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का नाम है यूसीसी। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। इन दोनों के बीच हमें बैलेंस बनाना है। 14, 50, 21 जब भी आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, तो आप यूसीसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब भी आप ग्रुप राइट्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑटोनॉमी की बात करेंगे, रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, वहाँ पे यूसीसी इनके एंटागोनिस्टिक आ जाता है। सो सपोर्टर्स क्या करेंगे? इंडिविजुअल राइट्स
एंड इक्वालिटी के प्रोपोनेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे यूसीसी को। एंड जब ग्रुप ऑटोनॉमी की बात होगी, जब भी हम एक ग्रुप के राइट्स की बात करेंगे, जब भी हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, वहाँ पे यूसीसी हमारा उसके इन आइडियाज़ के अगेंस्ट में स्टैंड होता है। ये फ्लो डायग्राम आप बना लेंगे। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। यही डिबेट है, इसी को बैलेंस करने की हम बात कर रहे हैं, यही टेंशन है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन बिटवीन 14, 15, 21 on one side and 25 to 21, 28 on the other side. Individual right and equality on the other side, one side, and group autonomy and religious freedom on the other side. इसी constitutional tension को balance करना, harmonize करने का नाम है UCC। चलिए, अब हमने देखा था कि हम जब इंट्रोडक्शन में देख रहे थे तो हमने कहा था कि हम ये देखेंगे कि क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है स्टेट्स के पास कि वो यूसीसी पे लॉ बना सकती है। पीटी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपका जो मैरिज यानी पर्सनल मैटर है, छोड़ दीजिए यहाँ पे, पर्सनल मैटर है, और पर्सनल मैटर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में आती है। प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कोई भी स्टेट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड है कि कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे सब्जेक्ट लॉ बना सकता है, यानी पर्सनल मैटर पे स्टेट लॉ बना सकता है, यस बना सकता है। तो क्या उत्तराखंड का लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? यस। टू जो कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल के प्रोविजंस के अंदर जो भी उत्तराखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो यूसीसी पे लॉ इनेक्ट कर सकती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये कब तक रहेगा? जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना करके इसको ओवरराइड ना कर दे। सो हमने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात कर ली कि क्या उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये कॉम्पिटेंस है कि वो लॉ बना सकती है, यूसीसी के लिए लॉ बना सकती है। तो यस, लॉ बना सकती है। सिर्फ उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, देश की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली यूसीसी पे लॉ बना करके अपने स्टेट में यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकती है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है मेनली यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कहाँ पे लाई होता है? बेसिकली यहाँ पे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रिकंसिलिएशन करना, यही मेन डिबेट है। हमने देखा कैसे फंडामेंटल राइट्स एंटेगोनिस्टिक हो जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोज में खड़े हो जा रहे हैं। 44 कहता है कि हमें इंप्लीमेंट करना है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो वायलेट हो जा रहे हैं। सो 3 और 4 के बीच में रिकंसिलिएशन करना मेन प्रॉब्लम यही है, मेन डिबेट यही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर हम यहाँ पे भी देखें कि कैसे पीटी क्वेश्चन आपसे यहाँ, देखिए कोर्ट के जजमेंट के बाद हम समराइज करेंगे तो सबसे पहली बात आप याद रख लीजिएगा कि पर्सनल लॉज कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, पीटी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पर्सनल लॉज फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी नो। फंडामेंटल राइट्स को पर्सनल लॉज कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ जो कंटेंट है, 4 केस हमने लिए हैं। ये इकलौता क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है मेंस में स्पेशली। अभी तक जुडिशरी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन नहीं बने हैं, पूछे गए पीटी में। क्या फ्यूचर में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों की गारंटी नहीं है। लैंडमार्क केसेस ऐसे भी याद रखना है, सरला मुदगल केस आपको पता होगा, शाह बानो जजमेंट पता होगा, शायरा बानो जिसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिड किया गया था, आपको पता होगा। तो एक लाइन में स्पेशली इस कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे उसको याद रखने में कुछ जाता नहीं है। जब आप पीटी के लिए पढ़ते हैं तो आप मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, है ना। और जब मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो आपका पीटी बाय डिफॉल्ट तैयार होता है। दिक्कत उनको होती है जो सिर्फ पीटी के लिए पढ़ते हैं। एनीवे, सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, यस, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब तक की जुडिशरी के, हायर जुडिशरी के या फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या स्टांस रहा है यूसीसी को लेकर, उसको डिस्कस करिए। तो आप यूसीसी को 14 को लेकर के इंट्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ पे जो केसेस हैं उनको डिस्कस कर देंगे जो यहाँ पे लिखा गया है, और लास्ट में जुडिशरी के अप्रोच को समराइज कर देंगे। ये आपका 10 मार्कर सेपरेट भी बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे
कोर्ट का एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है। कोर्ट ने हमेशा यूसीसी के डिजायरेबिलिटी पे हमेशा रिपीटेडली कंसिस्टेंटली कमेंट किया, सपोर्ट किया है कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए, राइट। मैंडेटरी नहीं, मैंडेट किसके पास है? मैंडेट पार्लियामेंट के पास है। सो देखेंगे डिफरेंट केसेस के ट्रैजेक्टरी को देखेंगे। सबसे पहले शाह बानो बेगम केस है, याद रखेंगे आप। शाह बानो बेगम केस में कोर्ट ने एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस राइट अलाउड मेंटेनेंस ग्रांट किया था अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अगेन शाह बानो बेगम केस में कोर्ट ने डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस ग्रांट किया था अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और साथ ही ऑब्जर्व किया था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ये याद रखिएगा। कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाता है, कोर्ट ऑब्जर्व दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अगर शाह बानो बेगम केस में कोर्ट ने क्या कहा कि यूसीसी अगर इंप्लीमेंट होता है तो इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा। इसके बाद पॉलिटिकल बैकलैश हुए थे, हम देखेंगे अभी कैसे वहाँ तब की सरकार को कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एक नया लॉ लाना पड़ा था, देखेंगे हम। इसके बाद ये शाह बानो बेगम का पूरा समरी है। सरला मुदगल चलते हैं। सरला मुदगल केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने देखा कि लोग दूसरी शादी करने के लिए धर्म कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब रिलीजन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी करना, मैरिजेस करना अलाउड है। कोर्ट ने देखा कि जस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज लोग इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा है। सो इस इशू को कोर्ट ने सरला मुदगल केस में डील किया था एंड कोर्ट ने कहा था कि हमें यूसीसी की बहुत ज़रूरत है ताकि हम पर्सनल लॉज के इस तरह के मिसयूज से डील कर सकें। सो सरला मुदगल केस अब आपको पता चल गया है कि किस लिए था और कोर्ट ने क्या कहा। जॉन वाला मतम केस, ये बेसिकली क्रिश्चियन लॉज से रिलेटेड है कि क्रिश्चियंस में जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे कोर्ट ने उन सबको स्ट्रक डाउन किया था, और यहाँ पे भी कोर्ट ने रीट्रेड किया था, हाईलाइट किया था, दोहराया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूसीसी के इंपॉर्टेंस को कोर्ट ने यहाँ पे भी रीट्रेड किया था, हाईलाइट किया था, दोहराया था। किस लिए जॉन वाला मतम केस? यहाँ पे कोर्ट ने क्रिश्चियन लॉज में जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है उनको स्ट्रक डाउन किया था। लास्टली बट नॉट द लिस्ट, लैंडमार्क शायरा बानो केस हम सब जानते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि जो पर्सनल लॉज है, याद रखिएगा, पर्सनल लॉज आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। पर्सनल लॉज को हम आइसोलेशन में नहीं रख सकते। पर्सनल लॉज आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, दैट मीन्स कि पर्सनल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी मतलब क्या कि तराजू के एक पलड़े पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन रखे जाएंगे, तराजू के दूसरे पलड़े पे पर्सनल लॉ रखे जाएंगे और इनको वे किया जाएगा, और जहाँ जहाँ जो पर्सनल लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से को आउटवे करेंगे, उनको स्ट्रक डाउन किया जाएगा। दिस इज जुडिशियल स्क्रूटनी, और ये काम कौन करती है? जुडिशरी करती है, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। याद रखेंगे। सो ये हमने 4 केसेस डिस्कस किए, शाह बानो बेगम केस, सरला मुदगल केस, जॉन वाला मतम केस एंड शायरा बानो केस। सो बेसिकली हमने यहाँ पे चारों में देखा कि जुडिशरी ने हमेशा यूसीसी को एडवोकेट किया है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, इससे पर्सनल लॉज के मिसयूज रोके जा सकते हैं। अगेन इस कोर्स ने एंड सारा बानो तक तो कोर्ट ने कह दिया कि पर्सनल लॉज आर नॉट इम्यून ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी। सो समराइज आप कैसे करेंगे कि भाई कोर्ट का एक कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है कि पर्सनल लॉज कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। ये आपका पीटी क्वेश्चन हो सकता है इन वन वे ऑफ अनदर। कहीं भी पर्सनल लॉज और फंडामेंटल राइट्स में अगर कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो वहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स उस केस में ओवरराइड कर जाएगा, पर्सनल लॉज को वहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। सेकेंडली कोर्ट ने क्या कहा है कि जहां भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है रिफॉर्म इज नेसेसरी। रिफॉर्म इज नेसेसरी वेयर एवर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। अगर पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेशन है तो वहां भी रिफॉर्म नेसेसरी है, कोर्ट ने कहा था। एंड अगेन कोर्ट ने कहा कि देखिए हम तो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, हम सिर्फ पुश कर सकते हैं, बट
लास्ट जो इवेंचुअल मैंडेट है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो एप्रोप्रिएट बॉडी है पर्सनल लॉज को, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की, वो पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट इज द एप्रोप्रिएट बॉडी टू इम्प्लीमेंट UCC. So this is how judicially and judicial review has kept the UCC debate alive. ये क्लियर है. अब हम देख लेते हैं अगेन, ये चारों केसेस के वन लाइनर नोट्स आपके पास होने चाहिए. एसेंस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस केस में क्या कहा था कोर्ट ने. अब अगर आपसे 15 मार्कर्स आता है कि UCC इम्प्लीमेंट करने के प्रो क्या होंगे, तो आप प्रो लिखेंगे, उसको एलाबोरेट करेंगे. कॉन्स लिखेंगे, एलाबोरेट करेंगे. 10 मार्कर्स आता है, वन लाइन में प्रो लिखते जाएंगे, 5 प्रो लिख देंगे, 5 कॉन लिख देंगे. एलाबोरेशन आवश्यकता नहीं है. चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हम क्या बातें कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या बेनिफिट्स होंगे. सबसे पहले तो यह है कि जेंडर जस्टिस प्रमोट होगा. प्रमोशन ऑफ जेंडर जस्टिस कैसे? सी, हमने अब तक हमारा यूसीसी का अगर कंसेप्ट क्लियर है अभी तक, तो हमने देखा कि यूसीसी का एम क्या है. एम क्या है कि जो डिफरेंट रिलीजियंस में जो पर्सनल लॉज हैं, उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं, उनको रिमूव करना. राइट, आपके पर्सनल मैटर्स में जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब से जो अलग अलग पर्सनल लॉज में, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज में जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, उसको रिमूव करना. और इसके लिए इन सब अलग अलग पर्सनल लॉज को हटा करके एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बना दे जाए जो सारे रिलीजन पे अप्लाई है. यही है. राइट. और अब अगर आप देखें, अपन हिंदू पर्सनल लॉज में भी देखें, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात क्यों करें, हर पर्सनल लॉज में वुमेन को हिस्टोरिकली अनइक्वल पोजीशन पे रखा ही रखा गया है. शाह बानो बेगम केस का एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कोर्ट ने डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन को मेंटेनेंस राइट ग्रांट किया था और साथ ही साथ कहा था मेंटेनेंस राइट ग्रांट करते हुए हाईलाइट किया था कि किस तरह से पर्सनल लॉज के अंदर जेंडर इनजस्टिस प्रिवेल करता है. कोर्ट ने वहाँ पे क्लियरली हाईलाइट किया था. हमने देखा था कि कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर पर्सनल लॉ, अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो नेशनल इंटीग्रेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं. राइट. सायरा बानो बेगम केस, इसमें कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और साथ ही साथ ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, ये जो डिफरेंट कस्टम्स हैं और जो कि डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल करना चाहिए. राइट. सो this is a step forward. 14 and 15 substantive equality. So this is how UCC will improve, this is how UCC will promote gender justice. Secondly of course gender justice 14-15 के बाद हम सेक्युलरिज्म पे आएंगे ही. सो सेकेंड आर्गुमेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC will strengthen सेक्युलरिज्म. कैसे? सबसे पहले इंडिया कौन से मॉडल का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करता है? सो याद रखिएगा कि हम प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, हमारा जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, हम प्रिंसिपल्ड मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेट सारे रिलीजन से, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को ना हमें सपोर्ट करना है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सारे रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन बाय मेंटेनिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस? कि जहां जरूरत पड़ेगी हेल्प की, हम आएंगे, हेल्प करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे. हम उसमें उलझे नहीं रहेंगे, लेकिन हम इंटरफेयर कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव और निगेटिव रीजन. पॉजिटिव मीन्स फॉर सपोर्टिंग एंड निगेटिव मीन्स कि जब भी किसी रिलीजन में, किसी रिलीजन के अफेयर में हमें लगता है ऐसा रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो वी विल कम, स्टेट विल इंटरवीन, उस रिलीजन के उस एस्पेक्ट को रिफॉर्म करेंगे एंड स्टेट विल रिट्रैक्ट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस अप्रोच, जहाँ पे स्टेट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर रहा है बट सारे रिलीजन से इक्वल प्रिंसिपल डिस्टेंस रख रहा है. स्टेट जानबूझकर उंगली नहीं कर रहा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रिलीजन को हेल्प करने की बात हो या फिर उस रिलीजन को रिफॉर्म करने की बात हो, स्टेट विल इंटरवीन, स्टेट विल एक्ट, एंड जब वो चीजें, वो मसले सॉल्व हो जाएंगे, स्टेट विल रिट्रैक्ट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. क्लियर है? ये यही बातें ली गई हैं, यही बातें यहाँ पे कही गई हैं. सो
अगर हमारा ये इस तरह के मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, तो अगर हम एक रिलीजन न्यूट्रल सिविल कोड बना दे जो कि पर्सनल मैटर्स को गवर्न करे, तो ये जो आइडिया है कि आपके जो राइट्स हैं वो सिटीजनशिप से गवर्न होने चाहिए, ना कि आप किस रिलीजन में पैदा होते हैं उसको री-इन्फोर्स करेगा, राइट। सो दैट इज हाउ इट विल स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो टर्की आप देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल लॉज है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। टर्की जैसे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल लॉज है, एंड इस तरह के जो वहाँ पे देखा गया है कि बाय वर्च्यू ऑफ क्रिएटिंग यूनिफॉर्म सिविल लॉज वहाँ पे सिविक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ मिला है। सो अगर हम इस तरह के यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाए, यूसीसी लेकर आए, तो हमारे जो सिविल मैटर्स फ्रेगमेंटेशन या फिर रिलीजन के नाम पे जो सिविक इश्यूज होते हैं वो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यूसीसी विल स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म। तीसरा, नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। अब देखिए कैसे तीसरा जो आर्गुमेंट है कि यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी विल स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। उनसे हाउ सी बहुत सारे डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, जितने रिलीजन्स हैं मोर और लेस उतने पर्सनल लॉज हैं, और ये हर पर्सनल लॉज अपने आप में एक लीगल सिस्टम है, राइट। सो हिंदू पर्सनल लॉज एक अपना लीगल सिस्टम है, मुस्लिम पर्सनल लॉज ये अपना लीगल सिस्टम है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ दिस इज अनदर लीगल सिस्टम, सो एंड सो फोर्थ। तो ये कितने सारे पैरेलल लीगल सिस्टम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, राइट। सो अब क्या है कि देखिए, अगर एक हम कॉमन कोड क्रिएट कर दें तो ये जो सेग्रीगेशन है, ये सेपरेशन है, ये इंडिविजुअलिटी है अलग रिलीजियंस के बीच में, ये डिफरेंट खत्म हो जाएगा, और शायद हम एक शेयर्ड सिविक आइडेंटिटी, हम एक यूनिफॉर्मिटी में अपने आप को आइडेंटिफाई कर देंगे। कोर्ट ने कहा था, देखिए ये तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है। चौथा पॉइंट देखिए, अब हमने अलग अलग पैरेलल लीगल सिस्टम क्रिएट कर लिया। मल्टीपल पर्सनल लॉज क्या है, जब एक रिलीजन से रिलेटेड इशू आते हैं, कोर्ट को उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, अलग दूसरे रिलीजन के पर्सनल लॉ के लिए उसको अलग से इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है, राइट। सो इस तरह के जो पैरेलल लीगल सिस्टम है ये क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन एडजुडिकेशन। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, राइट। कोर्ट्स ऑफन स्ट्रगल विथ अलग अलग रिलीजियंस के अलग अलग पर्सनल लॉज का इंटरप्रिटेशन करना और उस रिलीजन को एक्सेप्टेबल करना, कोर्ट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं, सो अगर हम एक यूसीसी लाते हैं, यानी यूसीसी क्या है, यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क लाते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो पैरेलल लीगल सिस्टम है, ये रिमूव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, उससे क्या होगा कि ये जो लिटिगेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है ये रिड्यूस होगा। सो आप लिखेंगे कि लिटिगेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये रिड्यूस होगा, और इससे क्या होगा, इस लिटिगेशन की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होने से क्या होगा कि आपके जो ओवरऑल जस्टिस एक्सेस है वो इंप्रूव होगी। दिस विल इंप्रूव एक्सेस टू जस्टिस। सो आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे कि अगर हम एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क लाते हैं, यूसीसी इंप्लीमेंट करते हैं, तो जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा। इससे क्या होगा कि लिटिगेशन जो है सिंप्लीफाई होगा, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। इससे क्या होगा कि एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव होगा, एंड दिस इज हाउ इट विल सिंप्लीफाई लीगल क्लैरिटी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। जो पैरेलल लीगल सिस्टम है वो एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक शेयर्ड सिविक आइडेंटिटी होगी। क्लियर है ये। एंड लास्टली फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। 44 के अंदर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि दैट स्टेट हैज टू endeavor to secure to its citizens uniform civil code throughout the territory of India, because it is non-justiciable, but these are fundamental. DPSPs are fundamental in the governance of the country. ये आपका PT क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है आपके कि which of the following provisions of the constitution are fundamental to the governance of the country, और DPSPs are fundamental to the governance of the country. ये आपका PT क्वेश्चन है। हम अभी PYQ स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही डिस्कस करना। सो
These are the benefits that we will derive if we implement DP 44 UCC. So basically अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है एंड पार्ट 4 है, इसको हम हार्मोनाइज करने की कोशिश करेंगे, इनमें हार्मोनी बनाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 डीपीएसपीज, इनके बीच में हार्मोनी एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है इक्वालिटी का 14 का और रिफॉर्म का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। याद रखिएगा कि जो डीपीएसपी का यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन ये 3 और 4 पार्ट 3 और 4 फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में हार्मोनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर पीटी रादर देन फैक्चुअल नॉलेज, सो फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगेन आर्गुमेंट अगेंस्ट पे जाएंगे। सबसे पहला है थ्रेट टू कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, राइट। पहले कैसे, इंडिया की सोसाइटी एक प्लूरल सोसाइटी है यार, जहाँ पे हर रिलीजन का, इवन एक ही रिलीजन में अलग अलग कस्टम्स हैं, जो कि मैरिज, इनहेरिटेंस, फैमिली स्ट्रक्चर को एक ही रिलीजन में अलग अलग कस्टम्स हैं जो कि इन सब पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, राइट। सो और पर्सनल लॉज जो हैं, हर पर्सनल लॉज, हर कस्टम, ये कम्युनिटी की आइडेंटिटी से जुड़े हैं, बहुत ही इंटरवाइंड है यार, हजारों साल से चल रहा है, राइट। सो इस तरह अगर हम इस तरह की अगर कम्युनिटी की आइडेंटिटी को छेड़ते हैं, अगर हम यूसीसी ला करके यूनिफॉर्मिटी इम्पोज करते हैं, तो एक तरह से माइनॉरिटी की जो कल्चर ऑटोनॉमी है उसको इरोड कर देगा, जो कि आर्टिकल 25 to 29 से प्रोटेक्टेड है। जैसे कि अब ट्राइबल कस्टमरी लॉज को अगर जो उनका ट्राइबल्स का अपना कस्टमरी लॉज है ये पर्सनल मैटर से डील करने के लिए, अब उसको भी अगर हम यूसीसी से रिप्लेस कर दें तो वो अलाइन नहीं करेगा। जो मेन स्ट्रीम फ्रेमवर्क आएगा, जो मेन स्ट्रीम यूसीसी आएगा, उससे वो अलाइन ही नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई पर्सनल, हर रिलीजन में अपने अपने कस्टम हैं, इवन रिलीजन के अंदर भी कस्टमरी लॉज हैं जो कि अलग अलग हैं, और एक कस्टमरी लॉज लोगों की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। आप यूनिफॉर्मिटी के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे यूनिफॉर्मिटी इंपोज कर रहे हो, लोगों की आइडेंटिटी से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो। और स्पेशली माइनॉरिटी की कल्चरल ऑटोनॉमी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया, आप उसको साथ खिलवाड़ कर रहे हो 25 to 29। एंड ट्राइबल्स कैसे अडॉप्ट करेंगे? ट्राइबल्स का तो सब कुछ अलग है, उनका सिस्टम ही अलग है, उनको मेन स्ट्रीम में आप कैसे ले आएंगे, राइट। तो ये पहला इशू है दैट इट इज यूसीसी implementation of UCC is a threat to cultural and religious diversity. Second, perception of majoritarian imposition. देखिए इंडिया की अगर डेमोग्राफी देखें, डिफरेंट रिलीजियस कंपोजिशन देखें कि हमारे यहाँ मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, इंडिया में रिजाइड करते हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एक रिलीजन के नहीं हैं, बहुत सारे रिलीजन के। इस पे फिर भी अगर आप देखें तो कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि मोर देन 80% हमारे हिंदूज हैं, अराउंड 10 to 12% मुस्लिम्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप एग्जैक्ट फिगर मोर और लेस इसी के अराउंड होगा, एग्जैक्ट फिगर आप मैच कर लेंगे। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी हिंदूज को छोड़ करके बाकी सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेजोरिटी है ये अपना परसेप्शन, अपनी चीज़ हम पे इम्पोज कर रहा है, राइट। और इस तरह का परसेप्शन अगर माइनॉरिटीज़ को क्रिएट होता है कि यूसीसी कोई रिफॉर्म नहीं है, ये मेजोरिटेरियन रिफॉर्म है, राइट। ये मतलब मेजोरिटी अपनी बात मेरे पे थोप रही है रादर देन की न्यूट्रल कोडिफिकेशन है। तो अगर माइनॉरिटीज़ को ऐसा फील होता है तो यूसीसी पे वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप इसका प्रीवियसली देखें, देखिए बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड मैटर है। अदरवाइज 76 ईयर्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होते हुए। जब शाहबानो जजमेंट आया था, शाहबानो जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन को दे दिया था मेंटेनेंस राइट, लेकिन उसके बाद जो बैकलैश हुआ उस कम्युनिटी से, उस समय की गवर्नमेंट को लॉ इनैक्ट करना पड़ा कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए,
राइट और उन्होंने उनको करना पड़ा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1987, उनको लाना पड़ा कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए। सो ये दिखाता है कि ये कितना पर्सनल लॉज का रिफॉर्म कोई आम मुद्दा नहीं है, दिस इज वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर और इसको बहुत ही हार्मनी के साथ स्मूथनेस के साथ डील करना चाहिए रादर देन कि हम इसको एक यूनिफॉर्म बकेट में डाल दें और हम एक मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन का परसेप्शन बिल्ड कर दें। दूसरा इशू, अब और क्या है इश्यूज, थर्ड है फेडरलिज्म का कंसर्न है। सी फेडरलिज्म क्या, अगर आप 7th शेड्यूल को पढ़ें तो देखिए जो पर्सनल मैटर्स हैं इसमें सारे मैटर्स आते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, ये सारी चीजें ये कंकरेंट लिस्ट के मैटर हैं, कंकरेंट लिस्ट के मैटर हैं। अब इस कंकरेंट लिस्ट पे मैटर हैं तो स्टेट्स के पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूसीसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म यूसीसी लाती है जो कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अप्लाई होता है तो स्टेट्स के यहाँ पे एक तो टेंशन भी क्रिएट होगा और एक अब पूरे इंडिया के लिए एक लॉ, वो भी इतने इंटीमेट अफेयर के लिए जिससे लोगों की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, ये टेंशन्स क्रिएट करेगा, सोशल फैब्रिक तो डैमेज होगा ही होगा, फेडरल टेंशन अराइज होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज अराइज हो सकते हैं। सो ये देखना है, राइट। इफ पार्लियामेंट इनैक्ट्स एन नेशनवाइड कोड ओवरराइडिंग स्टेट एक्सपेरिमेंट, स्टेट जैसे उत्तराखंड खुद का इंप्लीमेंट कर रहा है लेकिन अगर स्टेट बाकी स्टेट्स भी करें और पार्लियामेंट कहे कि हम एक लॉ ला देते हैं, देन इट मे रेज डिबेट ऑन कोऑपरेटिव वर्सेस कोएर्सिव फेडरलिज्म एंड आर्टिकल 254। क्लियर है ये। फोर्थ इशू क्या होगा, जब हम यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे तो व्हाट इज द पोटेंशियल इशू दैट मे अराइज कि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी। आप कैसे गारंटी कर देंगे? आप देखिए लीगल इक्वालिटी तो आप कर देंगे, ऑन पेपर ये बड़ा सुंदर लगेगा कि एक लॉ है, मैरिज, इनहेरिटेंस, सब में सब एक लॉ है, सबको रेगुलेट कर रहा है सारे पर्सनल अफेयर्स को। पेपर पे आप सारे वुमेन को रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे मुस्लिम वुमन हो चाहे हिंदू वुमन हो, उनको आप इक्वल राइट्स दे देते हैं इन पर्सनल मैटर्स में, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, सारी चीज में। लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मेन की तो इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। अगर सोशियो, देखिए अलग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, आप अगर यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस लीगली दे भी देते हैं लेकिन सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमी, सोशल रियलिटी को अगर अकाउंट में नहीं लेते हैं तो आपने लीगल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी दे दी लेकिन इसको आप सब्सटैंटिव जस्टिस में, सब्सटैंटिव जस्टिस, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में क्या आ रहा है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो जो अपोनेंट्स हैं यूसीसी के आइडिया के, आप वो कहते हैं कि देखिए आप यूनिफॉर्मिटी के पीछे मत भागिए, हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। इससे अच्छा है कि आप एग्जिस्टिंग मैटर को ही, एक जो पर्सनल लॉज हैं उसको रिफॉर्म कीजिए। लॉ कमीशन ने भी यही कहा, हम अभी आगे देखेंगे, कहा है कि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी। अब मेन तो यहाँ पे ही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, राइट। 14, 15 हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन। लास्टली कि ग्रेजुअल रिफॉर्म आप कीजिए, यूनिफॉर्मिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी, आप रिफॉर्म कीजिए। आप ये याद रखिएगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2018 की कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन ने साफ साफ कहा है, और आपको यही वर्ड लिखना है कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये वर्ड याद कर लीजिए, फ्रेज याद कर लीजिए, यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। लॉ कमीशन ने 2018 के कंसल्टेशन पेपर में कह दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंस्टेड पर्सनल लॉज को रिफॉर्म कीजिए, रिकमेंडेड रिफॉर्म ऑफ विद इन पर्सनल, जो पर्सनल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं के अंदर रिफॉर्म लाइए आपको यूसीसी लाने की। ना ही तो इसकी जरूरत है, ना ही ये डिजायरेबल है, ये होना भी नहीं चाहिए और जरूरत भी नहीं है, लॉ कमीशन ने कहा है। एंड साथ ही साथ लॉ कमीशन ने कहा कि धीरे धीरे इंक्रीमेंटल हार्मोनाइजेशन, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, रादर देन कि हम एक ही बार इम्पोज कर दे यूनिफॉर्मिटी। ये कंसेशन, ये ऐसा इंटीमेट अफेयर है, ऐसा मसला है जो कि कंसल्टेशन और कंसेंसस बिल्डिंग से जाना चाहिए। वन साइड फिट्स फॉर ऑल जाएंगे तो इंडिया की जो सोशल फैब्रिक है वो डैमेज हो सकती है। सो ये हमने देखा है। कमिटी रिकमेंडेशंस
बिसाइड्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमने देख लिया, लॉ कमीशन ने साफ साफ कर दिया है 2018 की रिपोर्ट में कि यूसीसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नीदर डिजायरेबल नॉट नेसेसरी। याद रख लीजिएगा, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगेन तो लॉ कमीशन ने क्या कहा कि आप यूसीसी लाने के बजाय पर्सनल लॉज के अंदर रिफॉर्म कर दीजिए, राइट। जो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव कर दीजिए, रादर देन कि आप एक छतरी के अंदर सबको ला रहे हैं, इम्पोजिंग यूनिफॉर्मिटी। अगेन अब लास्ट एंगल जो है हमारा फेडरलिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स का है, देख लेते हैं। सी क्वेश्चन यही है कि एक यूनिफॉर्म यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट लाए या फिर स्टेट्स को एक्सपेरिमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। सो सिविक लॉज जो है याद रखिएगा ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो स्टेट्स लॉ बना सकती है, यूसीसी पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करती है 254 के अंदर तो फिर वो ओवरराइड कर जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है एज सच। मेन क्वेश्चन यही है जो हमने बिगिनिंग में देखा कि इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट और ग्रुप राइट यानी 14, 15 और 21 वर्सेस 25 to 29 मेन यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट डीपर है यहाँ पे, ये है। लेकिन कोर्ट का क्या स्टांस रहा है? कोर्ट ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पीटी क्वेश्चन बन सकता है। कोर्ट ने हमेशा कहा है, जब भी 45 to 28 को लेकर के कोर्ट गए, कोर्ट ने हमेशा कहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है। 25 to 28 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है, ना कि जो सेक्युलर एक्टिविटीज है उस रिलीजन से उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन डिटरमाइन करता है? ये कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, आपको भी पता है, राइट। तो ये याद रखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 के अंदर आपको रिलीजियस इस आपकी जो प्रैक्टिसेस है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो उस रिलीजन की कोर है, उस उन प्रैक्टिसेस के ना होने से उस रिलीजन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, उन चीजों को प्रोटेक्ट करता है, ना कि उस रिलीजन से एसोसिएटेड सेकुलर एक्टिविटीज का। और याद रखिएगा मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीजें सेकुलर एक्टिविटीज में आती हैं, सेकुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो ये आपके 25 to 28 के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका पीटी क्वेश्चन बन सकता है। सो अगेन, सो यूसीसी इज बेसिकली व्हाट? सेकुलरिज्म है एक तरफ से, एक तरफ आपका जेंडर जस्टिस है, राइट, फेडरल एंगल भी है आपका, और एक तरफ कल्चरल ऑटोनॉमी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। इन चार चीजों को बैलेंस करने का नाम है यूसीसी। क्लियर है? ये हमने प्रोज देख लिए, कॉन्स देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लिया, कमेटी के रिकमेंडेशन देख लिया। सो जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई ऐसा लॉ है जो पास होना चाहिए, ऐसा वैसा हो चाहिए। नो, यूसीसी एक लॉ नहीं है। यूसीसी बेसिकली एक टेस्ट है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी का। जब इतने सारे स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशन के, इतने सारे प्रोविजंस टेस्ट पे लगे हों, जब कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी सारी चीज़ों पे बैलेंस करना पड़े, हमने यहाँ देखा था जस्ट मैटर, ये देखिए इन सब चीज़ों में बैलेंस करना पड़े, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में हार्मोनाइजेशन करना पड़े, तो यूसीसी इज नॉट अ लॉ। यूसीसी इज अ टेस्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी कि कैसे हम इक्वालिटी को डाइवर्सिटी के साथ हार्मोनाइज कर पाते हैं या नहीं, कि क्या हम इक्वालिटी को डाइवर्सिटी के साथ हार्मोनाइज कर पाते हैं या नहीं, क्या हम रिफॉर्म को कंसेंसस के साथ हार्मोनाइज कर पाते हैं कि नहीं। सो यूसीसी इज नॉट अ merely law, it's a test of India's constitutional maturity, that whether we can harmonize reform with concessions, whether we can harmonize equality with diversity. So with this note I'll take your leave. इसके बाद हम आपका PYQ स्टार्ट कर देंगे। आपके पॉलिटी के क्लासेस आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन है। PYQ आएंगे, पॉलिटी के क्लासेस आएंगी, आपके करंट अफेयर्स आएंगी, एवरीथिंग इज अलाइंड। थैंक यू वेरी मच।